हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी। प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी मतलब किस तरीके से प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा आगे, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी। एक्चुअली हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मेथोडोलॉजी रहती है और हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक अप्रोच रहता है किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का। तो ये चॉइस रहती है उसके ऊपर कि भाई हमारा प्रोजेक्ट का किस प्रकार का प्रोजेक्ट है और उसको हमको कैसे आगे बढ़ाना पड़ता है। ये प्लानिंग से लेकर और क्लोजर तक पूरा एक मेथोडोलॉजी जो भी रहती है वो अडॉप्ट होती है। तो बात करें प्लान मतलब ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से प्लान होगा, किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, किस प्रकार से मॉनिटर होगा, किस प्रकार से उसका कंट्रोल प्रोसेस चलेगी, किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं और प्रोजेक्ट की क्लोजर का क्राइटेरिया क्या रहेगा। मतलब क्या बोलते हैं कि बॉटम से लेकर टॉप तक सारा काम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट है हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो ये मेथोडोलॉजी हमको गाइड करती है कि प्लान कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट कैसे प्लान किया जाए, प्रोजेक्ट की टाइम शेड्यूल कैसे प्लान किया जाए, प्रोजेक्ट के रिसोर्सेस कैसे प्लान किया जाए, प्रोजेक्ट का बजट कैसे प्लान किया जाए। ये सारी जो प्लानिंग है वो सारी प्रोसेस इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में रहती है, हमारा प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी में। फिर एग्जीक्यूशन में आपका जो है आपका मेथोडोलॉजी हमको बताती है, क्लियरली डिफाइन करती है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, कौन कौन से टास्क पहले एग्जीक्यूट होंगे, कौन से टास्क बाद में एग्जीक्यूट होंगे, इनकी इंटरडिपेंडेंसी क्या रहेगी, इनका अलाइनमेंट कैसा रहेगा, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हमारे कैसे रहेंगे, राइट। दूसरी बात जैसे हम बता रहे थे कि फिर कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो मेथोडोलॉजी जो हमको इंक्लूड एक ऐसा मैकेनिज्म हमको देती है जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे किया जाएगा और प्रोजेक्ट को ट्रैक करके फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी और परफॉर्मेंस मेजर करके देखेगी कि भाई ये हमारा जो ओरिजिनल प्लान के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर कभी उसने गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिखे तो उसको वापस गाड़ी को पटरी पे कैसे लाया जाए। ये सारी चीजें हमको मेथोडोलॉजी क्लियरली डिफाइन करती है, राइट। कम्युनिकेशन को भी मेथोडोलॉजी क्लियरली डिफाइन करती है क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स जो भी प्रोजेक्ट टीम है और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स है, इन लोगों के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हमेशा होना चाहिए और उसके लिए कम्युनिकेशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन के कारण ही हम अपने स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाते हैं। अदरवाइज हम मीट नहीं कर पाए। तो मेथोडोलॉजी इस चीज को क्लियरली डिफाइन करती है। रिस्क मैनेजमेंट को भी बहुत ही क्लियरली डिफाइन करती है कि कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको असेस करना है, फिर कैसे उनको मिटिगेट करना है, कैसे एडिशनल रिसोर्सेस अगर आवश्यकता पड़े तो उसको अलोकेट करना है। ये हर मेथोडोलॉजी का अपना एक स्पेसिफिक तरीका रहता है कि रिस्क को अपना असेस करना या अनसर्टेनिटीज को असेस करना। तो जो मेथोडोलॉजी हम एडॉप्ट करेंगे उसी मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मेथोडोलॉजी तो हम एजाइल यूज कर रहे हैं और फिर अपना रिस्क असेसमेंट हम अपना आइटरेटिव के हिसाब से करें, तो ये नहीं होगा। हम जो मेथोडोलॉजी शुरू में अडॉप्ट करेंगे उसी के थ्रू ही सारी अपने जो एट्रीब्यूट्स को हम लोग गाइड कंट्रोल करेंगे, राइट। रिसोर्स मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी क्लियरली हमको बताती है कि किस प्रकार से हमको रिसोर्स का अलोकेशन करना है, किस प्रकार से टीम मेंबर्स को हमको टास्क असाइन करना है, किस प्रकार से ये सारी चीजें करनी है कि सच दैट कि हमारा रिसोर्स जो है ऑप्टिमाइजली यूज हो, हमारा कोई रिसोर्स आइडल नहीं पड़ा रहे या कोई रिसोर्स ओवरलोडेड नहीं हो जाए। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमारी मेथोडोलॉजी हमको प्रॉपरली गाइड करती है कि कैसे हम रिसोर्स को मैनेज करें, राइट। क्वालिटी एश्योरेंस भी एक इंटीग्रल पार्ट आता है हमारा। और जो भी मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे उसमें हम क्लियरली मेंशन रहेगा कि क्वालिटी को कैसे अश्योर करना है, किस प्रकार से हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, किस प्रकार से जो हमारे अपना स्पेसिफिकेशन हैं उन स्पेसिफिकेशन पे या जो भी गवर्नमेंट के कॉम्प्लायंसेस है उसको हम फुलफिल करें, या जो हमारे आईएस कोड्स बिल्डिंग कोड्स के जो हमारे कॉम्प्लायंस है उनको हम फुलफिल करें। ये क्वालिटी। और
हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं, वो डिलीवरेबल्स उस क्वालिटी के बने या नहीं बने जिसके लिए हमने शुरू में ही प्रोजेक्ट में बताया था कि हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। तो ये चीज को हमारी मेथोडोलॉजी के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, कुछ प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजीज बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और कुछ प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी एकदम रिजिड रहती हैं। तो ये चॉइस जो भाई हमको फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी लेना है या आपका रिजिड मेथोडोलॉजी लेना है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर प्रोजेक्ट के अपने अपने डिलीवरेबल्स रहते हैं। उस आधार पर हमको देखना पड़ता है कि इसको कौन सी मेथोडोलॉजी बेस्ट सूट करेगी। फिर जो एक बार अब डिसीजन हो जाता है, फिर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो हर मेथोडोलॉजी के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में मोर और लेस तो सेम रहेगी, बट हर किसी की अपनी स्पेसिफिक रहेगी। मतलब कहीं पर कुछ चेंज होगा, कहीं पर कुछ चेंज होगा, तो जो मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे उस आधार पर ही डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। उसमें सारा एक्टिविटीज का रिकॉर्ड, सारा प्लान का रिकॉर्ड, सारा एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड, सारा मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड, सारा क्लोजर का रिकॉर्ड, सारा लेसन लर्निंग का रिकॉर्ड, जितने भी रिव्यूज है उसका रिकॉर्ड, सारा फीडबैक का मैकेनिज्म है, फिर उसका फीडबैक का रिजल्ट है, वो सारा रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंटेशन उसको कैसे करना है, ये सारा हमको मेथोडोलॉजी गाइड करती है। स्केलेबिलिटी, जिसे मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से ही हम अपना जो है मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं। तो कुछ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकता है हमको एडाप्टिव मेथोडोलॉजी हम यूज कर पाए, लेकिन लार्ज स्केल में हमको थोड़ा रिजिड रहना पड़ता है, तो वहां पर हम रिजिड मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है मेथोडोलॉजी का सिलेक्शन, राइट। कोलैबोरेशन, हमेशा टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स का आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर पाएंगे, और जब हम स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे तो स्टेक होल्डर हमको अगले प्रोजेक्ट से बाहर कर देगा। इसलिए इस चीज का हमको ध्यान देना पड़ता है कि सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियरली मेंशन हो और सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में और सारे क्लाइंट्स के बीच में प्रॉपरली कोलैबोरेशन बना रहे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हमारी जो मेथोडोलॉजी है, कुछ मेथोडोलॉजीज इस पे बहुत जोर देती हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। अब वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे होता है कि वो उसमें इनकॉर्पोरेट करती हैं लेसन लर्न, प्रोजेक्ट की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट, इन सब से भाई और अपन इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें भी मेथोडोलॉजी का पार्ट होती हैं। तो कुछ मेथोडोलॉजी तो हमको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में के लिए गाइड करती है, कुछ नहीं भी करती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इतना महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है और वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करता है, राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू द क्लोजर। प्लानिंग में भी गाइड करता है, एग्जीक्यूशन में भी गाइड करता है, कंट्रोल में भी गाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कोलोब्रेशन बिटवीन टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर, ये सारी चीजों की जो गाइडेंस मिलती है, जो स्ट्रक्चर मिलता है हमको, वो मिलता है हमको प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी से। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में फिर एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।